के भाग 3 में डिस्कस किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। यानी इनमें जो है मौलिक अधिकार डिस्कस किए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है एक आम व्यक्ति की शक्तियों को बढ़ाता है और सरकार की शक्तियों को घटाता है। इसलिए जो है मौलिक अधिकार संविधान में जिक्र किया गया। और पूछेगा मौलिक अधिकार का जिक्र इस संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर 3 और अनुच्छेद 12 से 35। देखिए, अगर बोलेगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप सभी देख रहे हैं किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बोलिएगा इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भाग 3 को ही कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा, ये मौलिक अधिकार भाग 3 को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। देखिए, यहाँ पे एक अच्छा लाइन का है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करके जब आर्टिकल 352, मैं बताऊंगा आगे कि आर्टिकल 352 क्या होता है। जब आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात जब लगती है तो उसमें एक अपना मौलिक अधिकार है जीवन एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 21 में जिक्र किया गया। इसको छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, तो आप बोलिएगा स्थगित कर दिया जाता है। देखिए, नेक्स्ट लाइन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति हाई कोर्ट में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो मैं अगर पूछूं कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकता है, तो आप सभी जानते हैं कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में देखिए, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत किसमें जा सकता है, तो देखिए, हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको अनुच्छेद 226 प्रदान करता है। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। और अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32, ठीक। और अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसी को कहा जाता है, ठीक। तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है, रीट। मैं आगे बताऊंगा, आगे किसी क्वेश्चन में हमें रीट के बारे में पढ़ने को मिला तो मैं बता दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रीट जारी करता है। अभी आप मौलिक अधिकारों से क्या क्या समझे, तो देखिए, मौलिक अधिकारों से अगर मैं बोलूँ तो 4 चीजें डिस्कस हुई है। पहला चीज कि मौलिक अधिकार, मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ ताकि आपको बार बार पढ़ने का जरूरत ना पड़े। मौलिक अधिकार के बारे में बोलूँ तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। ये क्या है, भाग, आप बोलिएगा भाग 3 में इसका जिक्र है, ठीक। आप बोलिएगा भाग 3 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका जिक्र है, ठीक। नेक्स्ट क्या क्या और क्या क्या हम लोग पढ़े मौलिक अधिकार में, तो मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़े जब 352 लगता है देश में तो आपका आर्टिकल 21 को छोड़ के बाकी सभी को क्या कर दिया जाता है, मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। जो एक आम व्यक्ति है वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यानी आर्टिकल 226 के तहत अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो 226 के तहत हाईकोर्ट में मदद मांगने जा सकता है और आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मौलिक अधिकार से है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति का अधिकार किसमें अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 31 एवं 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर, क नहीं है यहाँ पे, एच है, क नहीं है यहाँ पे, च था शायद, ठीक। 19 के च यानी कि मेरे को जी था, बस इतना याद रखें। 19 के जी को मौलिक अधिकारों को सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अगर मैं बोलूं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे तो आप सभी को पता होना चाहिए 7, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के क में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट है 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। अधिकारों का प्रारूप जो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। यानी अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उन्होंने सबसे पहले मूल अधिकारों का डिमांड किया था। और जो मूल अधिकारों का प्रारूप, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मूल अधिकार है यानी मौलिक अधिकार का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार बार बार जिक्र कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार है क्या, तो आप सभी देख लीजिए कि जो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो आते हैं वो समता या समानता के अधिकार, टोटल जो है मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं, वो देख लीजिए कौन कौन से। पहला है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी मौलिक अधिकार 3 में क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 है। नेक्स्ट है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में भी इसी से रिलेटेड पूछा था। नेक्स्ट है 6 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यही 6 जो है वो लेफ्ट बचे हैं, बाकी सब क्या हो गए, खत्म हो गए। तो और जो लास्ट हमारा 7वां अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया वो था संपत्ति रखने का अधिकार, जिसको 300 के क में रखा गया है कानूनी अधिकार के तहत, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं बार बार मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। जैसे पहला है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि पहला मौलिक अधिकार क्या था, तो समता या समानता का अधिकार यानी 14 से लेकर 18 तक। तो 14 से लेकर 18 तक क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 14 है वो विधि के समक्ष समानता है। तो देखिए आर्टिकल, देखिए आपको ये एक से एक बार में याद नहीं होगा, इसको कम से कम 3-4 बार 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो आर्टिकल 14 है वो विधि के समक्ष समानता है। सबसे पहले कानून के आगे सभी कोई बराबर है, अनुच्छेद 14 बोलता है। भाई पहला ही मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, तो किसके सामने समानता पहले आना चाहिए, तो विधि। तो अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 बोलता है
कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 15 में क्या कीजिए, 15 जो है ना वो 15 से याद रखिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी रंग या जाति के या लिंग के आधार पर किसी से नहीं किया जाएगा। ऑल आर इक्वल। ठीक, ये अनुच्छेद 15 बोलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, यानी किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए जो भी आप बीपीएससी या यूपीएससी वगैरह पीसीएस लेवल की जो एग्जाम देते हैं उस पे बैठने का अधिकार, उस एग्जाम को देने का अधिकार सबको बराबर है। ये किस अनुच्छेद में कहता है, तो आर्टिकल 16। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का जो अंत किसमें होना चाहिए, छुआछूत, छुआछूत का अंत किसमें होना चाहिए, तो ये कौन बोलता है, आर्टिकल 17 बोलता है। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है कि जो उपाधि का अंत है ना, यानी कोई भी राजा महाराजा धीराज की उपाधि अब धारण नहीं करेगा, यानी अब जो है राजा का बेटा राजा नहीं कहलाएगा, ये अनुच्छेद 18 बोलता है। और अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। याद रखिए, जो भी हमें भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्म श्री, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या वीर चक्र जो भी मिलता है वो अनुच्छेद 18 के तहत ही मिलता है। ये उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, अगर मैं पूछूं समता या समानता का अधिकार तो आपके मन में आना चाहिए, यानी अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में डिस्कस हो रहा है। 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता। 15 क्या है, आप किसी भी आधार पे लिंग हो या कलर हो या जाति हो उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। 16 क्या है, लोक नियोजन पे समान बैठने का अधिकार, यानी समान अवसर का अधिकार सबको है। 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत है। और मैं बोलूँ 18 क्या है, तो 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत है और इसी के तहत जो है जितने सारे परमवीर चक्र या भूषण पुरस्कार जो मिलते हैं इसी के तहत मिलते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ आई होगी और रटने का जरूरत आपको नहीं पड़ रहा होगा। इसी में कहते हैं अब जो है नेक्स्ट मौलिक अधिकार जो है आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट मौलिक अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, जो अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इसको भी आप याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 19 जो बोलता है इसमें मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। यानी अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, तो आप बोलिएगा 7, जिसमें अब सिर्फ 6 ही है। अनुच्छेद 19 का एफ, मैंने शुरुआत में बोला था सॉरी, उस समय 19 का एफ को संपत्ति का अधिकार जिसमें रखा गया था उसको हटाकर किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, तो 44वें संशोधन 1978 के तहत। और इसको कहाँ रखा गया है, तो 300 के क में रखा गया है, जो कि एक कानूनी अधिकार है। ये बार बार पूछता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। देखिए, अब जो है 6 प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, देखिए आप यहाँ पे एक चीज आपको लिखा है कि 19 का ए जो है इसमें आप बोल सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा यही है कि सबसे पहले 19 का ए जो भी पहला है पहले आप बोलिएगा, बाद में बोलने के बाद ही ना किसी से मित्रता होगी तो आप सभा बनाइएगा, सभा बना के फिर क्या कीजिएगा, एक गुट होइएगा, यानी कि संघ बनाइएगा। और संघ बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, किसी देश में यानी किसी पूरे देश के जो किसी भी राज्य में है आने जाने के लिए, अब आपके पास एक बड़ी संख्या में संघ हो गया तो आप किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, फिर उसके बाद किसी भी राज्य में देश के अंदर बस सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बसने के बाद आपको रहने जीवन चलाने के लिए व्यापार करना पड़ेगा, यानी कि व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए 19 का ए में क्या है, बोलने की आजादी, पहले बोलेंगे हम, ठीक, उसके बाद बोलने के बाद 19 के बी में आप क्या कीजिएगा, सभा बनाइए, और जो आपकी सभा से खुश होंगे वो सब मिलकर 19 के सी में क्या बनाएंगे, संघ बनाएंगे। ठीक, और जो संघ बना लिए तो उसके बाद किसी राज्य में जाइए, किसी राज्य में जाइए, उसके बाद 19 के ई में राज्य में जाने के बाद किसी राज्य में बसिए, बसने के बाद एफ को हटा दीजिए, उसके बाद जी में जो है व्यापार कीजिए, बसने के बाद व्यापार कीजिएगा ना, यानी सबसे पहले 19 के में क्या करेंगे, बोलने की आजादी लेंगे, और ये सभा बनाने की आजादी 19 के बी में, और संघ बनाने की आजादी 19 के सी में, और संघ बनाकर किसी राज्य में आ जाने की पूरे देश में कहीं पर भी आ जा सकते हैं 19 के डी में, और बोलने का अधिकार यानी 19 का ई, और एफ को हटा दिया और 19 के जी में आप व्यापार बनाने की क्या करते हैं, आपको व्यापार बनाने या जीवन याचिका चलाने की आजादी दी गई है 19 के जी में। और जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के क में है, क्योंकि प्रेस जो है बहुत ज्यादा बोलता है, तो बोलने की आजादी किसमें है, 19 के क में। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 19 था। और अभी मैं बोलूँ आगे, तो जो 20 है, 20 में क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, यानी कि जो अपराध है, यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर जो अपराध अब जिस समय कर रहे हैं, अगर उस समय उसकी सजा 5 वर्ष है और बाद में उसकी सजा में संविधान संशोधन लाकर उसकी सजा को 10 साल कर दिया, तो आपको नए कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी, आपको पुराने कानून से ही सजा मिलेगी, यानी कि वही, और अपने मनपसंद वकील करने की भी स्वतंत्रता होती है इसी में। नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपका पर्सनल जीवन, इसी की बात मैं कर रहा था कि जब आर्टिकल 352 लगता है तो इसको छोड़कर बाकी सारे आपके मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया जाता है। देखिए, मैंने नीचे लिखा भी है कि अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत सरकार क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने नागरिकों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ भरा पर्यावरण उपलब्ध करवाए, तो अनुच्छेद 21। इसके लिए भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया था। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भी की गई थी। देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना कि पहली बात की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, और उसके बाद
कौन सा अधिनियम था? तो 2010 का अधिनियम भी था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय या मुख्य पीठ कह दे तो कहाँ है? नई दिल्ली। लेकिन इसके अलावा भी 4 जगह पे है। कौन कौन सा 4 जगह है? तो भोपाल, पुणे और कोलकाता और चेन्नई। ये भी याद रखिए कि इनके जगह पे 4 जगह और है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो देखिए सिंपल सा बात है यार, सरकार का किस अनुच्छेद के तहत अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं साफ पर्यावरण उपलब्ध कराना की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो आप बोलिएगा अनुच्छेद 21। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भी अनुच्छेद 21 के तहत। ये क्या करता है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है वो पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखता है। दूसरा और तीसरा ये होता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्य पीठ कहेगा तो दिल्ली, उसके अलावा 4 अन्य अन्य पीठ है जो कि कहाँ कहाँ है? तो एक भोपाल है, दूसरा पुणे है, कोलकाता, चेन्नई। तो आप ऐसे मत याद रखिए, आप ऐसे याद रखिए BKPC, यानी कि भोपाल BK, भोपाल कोलकाता, यानी दोनों एल वाला एक जगह, और पुणे चेन्नई, यानी BKPC, भोपाल कोलकाता पुणे चेन्नई। ठीक, अगला देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अभी तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार ही चल रहा था, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का जो क है ना, वो अभी तक प्राणोदैहिक स्वतंत्रता आपको समझ में आ गया होगा। और अनुच्छेद 21 में ही एक अनुच्छेद है, उसका भाग क, यानी उसका हिस्सा एक क कह सकते हैं, जो राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को एक ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि द्वारा आधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवा। देखिए कुछ नहीं है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं ना, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये अनुच्छेद 21 का क कहता है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। ये भी बहुत बार पूछा है, ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे। और कहता है कि अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध का संरक्षण। आप इसको रख लीजिए, नहीं तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। मैं मौलिक अधिकार का एक विस्तार रूप से कभी वीडियो लेके आ जाऊंगा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए अभी जो है 19 से 22 हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो है खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आता है, आप सभी जानते हैं कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के बाद? तो आप बोलिएगा, देख लीजिए उसके बाद कौन सा हमारा आया था। तो नेक्स्ट जो है ये खत्म हो गया, ये खत्म। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आर्टिकल 23 कहेगा ना तो इसमें क्या करके बाल श्रम, और आर्टिकल 24 कहेगा ना तो बाल श्रम। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी बच्चे को, जो कि आप जानते हैं कि किसी भी बच्चे को फैक्ट्री में काम नहीं करवाना है 14 वर्ष से कम आयु वाले को। देखिए ये है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। किसी भी काम में बच्चे को नहीं रखना है, यानी कि आप जो ये दुकानों वगैरह पे देखते हैं ना, वैसे दुकानों पे बालकों से काम नहीं करवाना है। और अनुच्छेद 24 बोलता है कि किसी भी फैक्ट्री में, कारखानों में, खानों में या अन्य किसी जोखिम भरे कामों में किसी भी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24। तो लग गया तो 23 और बालक लग गया तो 24, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट है, अभी जो है, अभी नेक्स्ट आप कौन सा पढ़िएगा? देखिए हमारा 3 अधिकार जो है खत्म हो चुका है। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का अधिकार। चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 है। तो अनुच्छेद 25 से 28 देख लेते हैं एक नजर। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण और धर्म के आबाद के रूप में मनने, आचरण और प्रचार, यानी कि किसी भी धर्म को, आप देखिए इसको विस्तार में करूं तो अनुच्छेद 25 यही कहता है कि किसी भी धर्म को मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी धर्म को मानना और उसका प्रचार करना और उसका आचरण करना आप सभी का हक है। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धार्मिक कार्य, यानी कि जो आप व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। सिंपल सिंपल समझिए ना कि जो धार्मिक कार्य होते हैं ना, जैसे आप सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा घर पे रखते हैं और उसके लिए जो भी आपको वस्तुओं की जरूरत होती है आप लाते हैं ना जी, धार्मिक कार्य हो गए वो, तो वो किसके तहत लाते हैं? अनुच्छेद 26 के तहत लाते हैं। याद रखिएगा, धार्मिक कार्यों का प्रबंध अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय का उन्नति या पोषण व्यय करने की विशेष रूप से निश्चित कर दी गई। देखिए ये आर्टिकल 27 सीधा सीधा कहता है कर मुक्त होगा, जो भी आप चढ़ावा चढ़ाइएगा, दान कीजिएगा, वो कर मुक्त होगा, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 27 टैक्स फ्री, इसीलिए जो है ज्यादातर जो इनकम टैक्स चोर वाले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो सब दान करते हैं। और आर्टिकल 28 क्या कहता है? कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बोलते सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। यानी आर्टिकल 28 क्या बोलता है? कि आप जो है किसी भी बच्चे को अपने धर्म के लिए शैक्षणिक संस्थान नहीं खोल के दे सकते। अगर आपने शैक्षणिक, मान लीजिए कोई हिंदू का कॉलेज है, तो उसमें वो महाभारत रामायण पढ़ाए और लोगों को सुनने के लिए बाध्य वो नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि भैया धार्मिक शिक्षा किसी भी धर्म स्थान पर या किसी भी संस्थान में नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 बोलता है। नेक्स्ट जो है मौलिक अधिकार का आर्टिकल 29 से 30, जिसमें क्लियर बोलता है कि अल्पसंख्यक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं वो अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके आधार पर किसी भी सरकारी संस्थान में उन्हें प्रवेश लेने से कोई मना नहीं कर सकता। और आर्टिकल
ये 29 कहता है। नोट क्या है देखिए, वर्तमान में 6 समुदाय यानी कि मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख और बौद्ध और जैन, यानी 6 समुदाय जो हैं वो जो है 6 समुदाय क्या हैं, ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री को 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था। यानी कभी कभी पूछ देता है कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो है क्या है, तो वो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए है। अल्पसंख्यक में 6 धर्म है, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन, ये अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए जो बौद्ध लोग हैं वो अपना जैसे रहना चाहें वो रह सकते हैं, जैसे अपना अपना संस्कृति को संभाल सकते हैं। और सिख लोग क्या करते हैं, जैसे वो लोग रहना चाहते हैं, अपना केस बड़ा कर रहे हैं, ये सब किसके तहत, आर्टिकल 29 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना अल्पसंख्यकों वर्ग का अधिकार है। यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार से उसे अनुदान लेने में किसी भी तरह से भेदभाव यानी परमिशन लेवे खातिर कोनो प्रकार के भेदभाव ना करे पड़िए भैया। कहे का मतलब ये बा कि कोनो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति जौन बाड़े जा वो कौन कैसनो अपन शैक्षणिक संस्थान खोल के चला सकेला और ओकरा ऊ परमिशन देवे खातिर सरकार ई बात मना ना करी कि तू हिंदू हवा, तू मुस्लिम हवा, तू सिख हवा, ई बात खातिर मना ना कर सकेला। सो आज के आर्टिकल 30 भी उम्मीद करते नहीं वालों के समझ आ गई होई। 29 भैया ओमे सीधा सीधा बात बा कि अपन संस्कृति के बचावा जा 29 में। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट एगो बात रहे ना आर्टिकल 31 तो हटाइए दिलस। आर्टिकल 32 का रहे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक, ई जौन बड़ुए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में लोग जा सकेला अपन मौलिक अधिकार के रक्षा करावे के हेतु, जब ओकरा लागे कि हमार मौलिक अधिकार के हनन हो रहल बा। बस इतने रहे 12 से 35 के बीच में जोन भी इंपॉर्टेंट हो सकेला वो हम करवा देले बानी। कहे का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने करवा दिया है, बाकी आप लोगों की इच्छा है आप पढ़िए। देखिए जितना रेलवे में पूछ सकता है उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी बीपीएससी यूपीएससी पढ़ना है तो डीपली आप जाइए, आपके लिए ये